बहुत समय पहले की बात है। विशाल नगर में राजा कृष्णदेव प्रकाश राज्य करते थे। उनके पास सब कुछ था, बस एक चिंता थी कि उनके घर कोई संतान नहीं थी। उनकी पत्नी शोभावती भी इस बात से बहुत दुखी थी। एक बार शोभावती अपने बाग में टहल रही थी। वहां पर देखती हैं एक बुजुर्ग दादी लकड़ी काट के लकड़ी का गट्ठर नहीं उठा पा रही है। रानी शोभावती से देखकर रहा नहीं गया। रानी दादी के पास जाकर उनकी गट्ठर उठाने में मदद करती है। यह देखकर दादी जी बहुत खुश हो जाती हैं। हे रानी, आपने आज हमारी सहायता करके हमें बहुत ही खुश कर दिया है। भगवान करें आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं। यह बोलकर दादी अपने घर की ओर चली जाती है। रानी की तो एक ही इच्छा थी कि उसे संतान सुख की प्राप्ति हो, और दादी के कहे अनुसार रानी की इच्छा जल्दी पूरी हो गई और वो गर्भवती हो गई। कुछ समय पक्ष रानी ने एक बहुत ही सुंदर और प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। हमारी बेटी के नामकरण समारोह में हम दूर दूर के राज्यों में सभी को आमंत्रित करेंगे। इसके अलावा मैं चाहता हूँ हम परीलोक की सभी परियों को अपनी बेटी को आशीर्वाद देने के लिए आमंत्रित करें। ये तो बहुत उत्तम विचार है महाराज। ठीक है, मैं दूर दूर के राज्यों में सभी राजा महाराजा को आमंत्रित करने के लिए सेनापति को भेज देता हूँ और परीलोक में भी सबको आमंत्रित करता हूँ। आमंत्रित करने चले जाते हैं, पर भूल से वह काली परी को आमंत्रित करना भूल जाते हैं। राजकुमारी के नामकरण संस्कार पर सभी परियों और दूर दूर के राजा महाराजा शामिल होते हैं। काली परी जब सब परियों को वहां गया देखती है तो वह क्रोध में आ जाती है और राजमहल पहुंचती है। राजा कृष्णदेव प्रकाश, तुमने सब परियों को आमंत्रित कर दिया पर मुझे बुलाना भूल गए। ऐसी बात नहीं है, मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कीजिए। जब मैं परियों को आमंत्रित करने गया था तब आप मुझे महल में दिखाई नहीं दी। कुछ नहीं जानती, इस भूल की कोई क्षमा नहीं है। तुमने मुझे आमंत्रित नहीं किया, मेरा अपमान किया, इसलिए मैं तुम्हारी बेटी को श्राप देती हूँ कि यह इसी समय काली हो जाए, इसका रंग काला हो जाए और कोई भी इसे पसंद ना करे। ऐसा मत करो, मेरी बेटी का इसमें कोई दोष नहीं। तुम मेरी फूल सी बच्ची को क्यों सजा दे रही हो? रानी और राजा ने हाथ जोड़कर काली परी से माफी मांगे और परियों ने भी काली परी को समझाया। मैं अपना श्राप तो वापस नहीं ले सकती, पर इसका असर कम कर सकती हूँ। राजकुमारी का कालापन सिर्फ तभी दूर होगा जब कोई राजकुमार खुद राजकुमारी को इसी रूप रंग के साथ पसंद करेगा, खुद से शादी करने के लिए कहेगा। उसी समय राजकुमारी वापस अपने रंग रूप में आ जाएगी। इतना कहते ही काली परी वहां से चली गई। राजकुमारी के नामकरण संस्कार की विधि संपूर्ण हुई और राजकुमारी का नाम कोमल रखा गया। उसके पश्चात सब मेहमान अपने अपने देश वापस चले गए। धीरे धीरे राजकुमारी कोमल बड़ी होने लगी। काले रंग की वजह से सब लोग राजकुमारी का मजाक उड़ाते और उससे नफरत करते। राजकुमारी काजल, तुम कितनी काली हो, तुम पर तो कोई भी वेशभूषा सुंदर नहीं लगती। अगर ये इतनी सुंदर सुंदर कपड़े और गहने हमारे पास होते ना तो हम तुमसे ज्यादा सुंदर लगती। अरे राजकुमारी कोमल को कुछ मत कहो, नहीं तो यह राजा रानी को हमारी शिकायत लगा देगी। हमारे माता पिता ने मना किया है कि हम राजकुमारी के साथ ना खेले, नहीं तो राजा रानी हमें सजा दे देंगे। चलो चलो, हमें इसके साथ नहीं खेलना। मैं माताश्री पिताश्री को कुछ नहीं कहूंगी, तुम सब मेरे साथ खेलो, मुझे तुम्हारे साथ खेलना है। रुको। राजकुमारी कोमल की बात कोई भी सहेली नहीं सुनती। वो सब वहां से चली जाती है। राजकुमारी कोमल रोते हुए महल में आती है। माँ, मेरा रंग काला क्यों है? मेरी कोई सहेली मेरे से बात नहीं करती, सब मुझसे नफरत करते हैं। चुप हो जा मेरी बच्ची, हमें कभी भी किसी की बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। हम दूसरों को नहीं समझा सकते, पर हम अपने आप को तो समझा ही सकते हैं ना। इसलिए किसी बात को अपने मन पर मत लगाओ और तुम मेरे पास बैठो, मैं तुम्हें कहानी सुनाती हूँ। राजकुमारी कोमल इसी बात को लेकर हमेशा दुखी रहती थी। धीरे धीरे समय बीतता गया। राजकुमारी कोमल बड़ी हो गई। राजा और रानी चाहते थे कि राजकुमारी का विवाह हो, पर राजकुमारी के काले रंग की वजह से सारी राजकुमार उससे रिश्ते के लिए मना कर देते थे। कोई भी राजकुमार शादी के लिए हाँ नहीं करता। उसके काले रंग को देख क्या बताऊं रानी, मैं बहुत परेशान हूँ। दूर दूर राज्य के राजकुमार के पास शादी के लिए प्रस्ताव भेजता हूँ, परंतु राजकुमारी के कालेपन की वजह से राजकुमार उससे विवाह के लिए मना कर देते हैं।
इस बात की चिंता तो मुझे भी सता रही है। महाराज, काली परी के श्राप से कब और कैसे मुक्त होगी हमारी बच्ची? महारानी, ये तो वक्त ही बताएगा। आज हमारी बच्ची सुबह से ही दिखाई नहीं दे रही है। कहाँ गई है? और कहाँ जाएगी? अपना मन हल्का करने के लिए वो जंगल में शिकार पर निकली है और तो कोई उसका साथी है नहीं, इसलिए वो अकेली ही अपने दुख को मन में दबाए मन बदलने शिकार पर चली जाती है। कोमल शिकार का पीछा कर रही थी। अचानक राजकुमारी ने देखा एक नौजवान 2 शेरों के बीच घिरा हुआ है और वह नौजवान की हत्या करने के लिए उस पर हमला करने वाले हैं कि तभी राजकुमारी कोमल उनके बीच जमीन पर तीरों की बौछार करने लगती है। यह देखकर शेर डर जाता है, जिससे डरकर दोनों शेर जंगल की ओर भाग जाते हैं। लाइए, हाथ दीजिए। आप ठीक तो है? थोड़ी सी देर हो जाती तो मैं इन दोनों का भोजन बन चुका होता। वैसे मेरा नाम जयचंद है। मैं पास के राज्य कुशलगढ़ का राजकुमार हूँ। जयचंद ने अपना परिचय दिया। जयचंद और राजकुमारी कोमल में दोस्ती हो जाती है। राजकुमारी कोमल को जयचंद का साथ बहुत अच्छा लगता था। राजकुमारी मन ही मन जयचंद को प्यार करने लगती है, पर राजकुमारी को डर था कि कहीं सभी राजकुमारों की तरह जयचंद भी राजकुमारी को विवाह के लिए मना ना कर दे। इसलिए राजकुमारी कोमल ने जयचंद से दूरी बनाना ही ठीक समझा। आज 5 दिन हो गए राजकुमारी कोमल मुझसे मिलने नहीं आई। सब ठीक तो होगा? कहीं राजकुमारी कोमल का स्वास्थ्य तो नहीं खराब हो गया? मुझे उनके राज्य में जाकर उनका हालचाल जानना चाहिए। राजकुमार राजकुमारी कोमल के राज्य में जाके राजकुमारी कोमल से मिले, तब उसे सारी सच्चाई पता चलती है। मेरे से बात किए बिना यह कैसे फैसला ले लिया कि मैं आपको पसंद नहीं करूंगा? मैंने तो आपसे अभी तक अपने मन की बात कही ही नहीं। कई सुंदर राजकुमारियां आपको विवाह के लिए मिल जाएंगी, पर मैं आपके लायक नहीं हूं, इसीलिए मैंने दूरी बना ली। राजकुमारी कोमल, किसने कहा कि आप सुंदर नहीं हो? आपकी खूबसूरती मैंने देखी है। आप बहुत सुंदर है। आपका मन बहुत सुंदर है। व्यक्ति के रंग से उसकी सुंदरता की पहचान नहीं होती, उसके व्यवहार से होती है। आप मुझे बहुत पसंद हो। मैं आपसे विवाह करना चाहता हूँ। राजकुमार जयचंद के इतने शब्द बोलते ही राजकुमारी कोमल का रंग बदलने लगता है और वो वापस अपने रूप में आ जाती है। यह देखकर जयचंद और कोमल दोनों ही चौंक जाते हैं। तभी राजा कृष्णदेव प्रकाश और रानी शोभावती काली परी के द्वारा दिए गए श्राप की पूरी बात उन्हें बताते हैं। इसके पश्चात शुभ मुहूर्त में राजकुमारी कोमल का विवाह पड़ोसी देश के राजकुमार जयचंद के साथ धूमधाम से संपन्न हो जाता है और खुशी खुशी राजकुमारी कोमल अपने ससुराल विदा हो जाती है। बहुत समय पहले की बात है। किशन गणराज्य में राजा सूर्य प्रकाश नाम का एक दयालु राजा रहा करता था। राजा सूर्य प्रकाश की पुत्री राजकुमारी सोमलेखा बहुत सुंदर थी। उसकी सुंदरता के चर्चे आसपास के राज्यों तक फैले हुए थे। एक दिन राजा सूर्य प्रकाश अपनी पत्नी रानी रुक्मिणी से बोला, रुक्मिणी, हमारी पुत्री चंद्रलेखा विवाह के योग्य हो गई है। आप बिल्कुल सही कहते हैं। उसकी सुंदरता के चर्चे आसपास के राज्यों तक फैले हुए हैं। रुक्मिणी, हम अपनी पुत्री सोमलेखा का विवाह एक सुंदर और वीर राजकुमार से करेंगे और इतनी धूमधाम से करेंगे कि हमारी पुत्री के विवाह के समारोह को आने वाली नस्लें याद रखेंगी। मुझे लगता है कि एक बार हमें अपनी पुत्री से पूछ लेना चाहिए। तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि आखिर हमारी पुत्री राजकुमारी सोमलेखा किस राज्य में किस राजकुमार से विवाह करना चाहती है। तुम सही कह रही हो। मैं अभी और इसी वक्त सोमलेखा से बात करता हूँ। इतना बोलकर राजा विक्रम सोमलेखा के कक्ष में चला गया और सोमलेखा की ओर देखकर बोला, सोमलेखा, अब तुम विवाह के योग्य हो गई हो। अगर तुम्हारे मन में कोई भी राजकुमार बसा हो तो तुम मुझे बेधड़क बता सकती हो। अपने पिता की बात सुनकर राजकुमारी सोमलेखा शर्माती हुई बोली, पिताजी, आप जिससे मेरा विवाह तय करेंगे मैं उसी के साथ विवाह करूंगी, परंतु मेरी एक शर्त है पिताजी। मैं विवाह उसी के साथ करूंगी जिसने विचित्र परी नगरी को अपनी आंखों से देखा हो। यह सुनकर राजा सूर्य प्रकाश पूरी तरह से आश्चर्य में पड़ गया। तुम कैसी बातें कर रही हो राजकुमारी सोमलेखा? इस तरह की नगरी के बारे में तो मैंने भी आज तक नहीं सुना। पिताजी, पिछले कुछ समय से मैं अपने सपने में एक विचित्र परी नगरी को देख रही हूँ, जो बहुत सुंदर नगरी है।
जब भी सपने में मैं अपने आप को परी नगरी के राज्य में पाती हूँ तो मुझे वह सपना बिल्कुल वास्तविक लगता है और मुझे विश्वास है कि इस तरह की परियों की नगरी इस दुनिया में कहीं ना कहीं मौजूद है। मैं तुम्हारे सपने का सम्मान करता हूँ राजकुमारी सोमलेखा, परंतु अगर इस तरह की नगरी संसार में नहीं हुई तो क्या तुम कभी विवाह नहीं करोगी? अपने पिता की बात सुनकर राजकुमारी सोमलेखा अटल अंदाज में बोली, नहीं पिताजी, तो फिर मैं विवाह नहीं करूंगी। मैं विवाह केवल उसी व्यक्ति के साथ करूंगी जिसने विचित्र परी नगरी को देखा हो, फिर चाहे वह किसी भी देश का राजकुमार हो। अपनी पुत्री की बात सुनकर राजा विक्रम उसके कक्ष से बाहर आ गया। वह जानता था कि उसकी पुत्री राजकुमारी सोमलेखा बहुत ही जिद्दी किस्म की थी। राजा सूर्यप्रकाश तुरंत अपने मंत्री के पास जाकर उसे सारी घटना बताते हुए बोला, तुम जानते हो कि राजकुमारी कितनी जिद्दी है। इस बात को तो सारा राज्य जानता है महाराज। जाओ जाकर के सारे राज्यों ऐलान करवा दो कि जिस राजकुमार ने भी विचित्र परी नगरी को अपनी आंखों से देखा हो वह सीधा मेरे महल में आ जाए। मैं अपनी पुत्री सोमलेखा का विवाह उस राजकुमार से कर दूंगा। यह कैसी बातें कर रहे हैं महाराज? राजकुमारी सोमलेखा की शर्त बेतुकी है। अपनी जुबान को लगाम दो मंत्री। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मेरी पत्नी की वर्षों से कोई संतान नहीं हुई थी। राजकुमारी सोमलेखा को एक साधु ने हमें भेंट स्वरूप दिया था। जब राजकुमारी सोमलेखा छोटी थी तब से हमने उसकी हर जिद पूरी की है। हम उसकी यह जिद भी पूरी करेंगे। हम उसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकते। राजा सूर्यप्रकाश का आदेश सुनकर मंत्री ने ऐसा ही किया। कुछ ही दिनों में यह खबर आसपास के राज्यों में जंगल की आग की तरह फैल गई, मगर सभी राजकुमारों ने परी नगरी के नाम से अपने हाथ खड़े कर लिए, क्योंकि उन सब ने उस नगरी को देखना तो बहुत दूर की बात, उस नगरी का कभी नाम तक नहीं सुना था। दूर देश के राज्य के राजकुमार धनु ने यह जब सुना तो उसके मन में एक ख्याल आया, इस तरह की नगरी है ही नहीं, तो क्यों ना मैं ही राजकुमारी सोमलेखा से विवाह कर लूं। मैं उनसे बोल दूंगा कि मैंने उस नगरी को देखा है, और वैसे भी मैंने राजकुमारी सोमलेखा की सुंदरता के चर्चे बहुत सुने हैं। अगले दिन राजा सूर्यप्रकाश के महल में जाकर धनु पहुंचता है। राजा सूर्यप्रकाश और राजकुमारी सोमलेखा के सामने खड़ा हुआ। राजकुमारी सोमलेखा धनु की ओर देखकर बोली, क्या तुमने वास्तव में परी नगरी को देखा है? हाँ राजकुमारी सोमलेखा, मैंने उस नगरी को अपनी आंखों से देखा है। तो मुझे बताओ, उस नगरी का द्वार किस रंग का है? राजकुमारी सोमलेखा, उस नगरी का द्वार नीले रंग का है और वहाँ आसपास नीले रंग की किरणें ही फैली रहती हैं। यह सुनकर राजकुमारी सोमलेखा बुरी तरह से क्रोधित होते हुए बोली, तुम झूठे और मक्कार हो। विचित्र परी नगरी ऐसी नहीं है, और सच तो यह है कि परी नगरी का कोई द्वार ही नहीं है। यह सुनकर राजा सूर्यप्रकाश बुरी तरह से क्रोधित होकर बोले, तुम झूठे मक्कार, हमारे राज्य से निकल जाओ। दोबारा हमारे राज्य में आने की कोशिश भी मत करना। धनु महल से बाहर निकल जाता है और फिर मन ही मन सोचता है, आज तो बहुत ही ज्यादा अपमान हो गया। अगर यह बात माँ को पता लग गई तो वह मेरे बारे में क्या सोचें, और अगर यह बात किसी और को पता लगी तो सारे राज्य के लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। अब तो बात मेरे आत्मसम्मान की है, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं विचित्र परी नगरी में घूम कर आऊँगा और राजकुमारी सोमलेखा से विवाह करके उसे अपनी पत्नी बनाकर ही घर लौटूंगा। यह सोचकर वह घोड़े पर सवार होकर दक्षिण दिशा की ओर निकल जाता है। चलते चलते वह घने जंगल में पहुंच गया। काफी देर तक अपने घोड़े को घने जंगल के अंदर दौड़ा रहा। जब धनु थककर चूर हो गया तो अपना घोड़ा रोककर वह अपने आप से बोला, आखिर विचित्र परी महल है, कहाँ वो नजर क्यों नहीं आ रहा है? तभी धनु की नजर एक घने वृक्ष के नीचे पड़ी। वृक्ष के नीचे एक साधु बैठे हुए थे। धनु तुरंत साधु महाराज की ओर चल पड़ा। साधु धनु की ओर देखकर बोले, देखने में तो तुम एक राजकुमार लगते हो। तुम्हारे जैसे राजकुमार का इस जंगल में क्या काम? धनु सारी घटना बताते हुए साधु से बोला, साधु महाराज, मुझे बस विचित्र परी नगरी का पता लगाना है। आप मेरी सहायता कीजिए। मुझे बताइए कि यह विचित्र नगरी कहाँ है। धनु की बात सुनकर
साधु पूरी तरह से आश्चर्य से बोले, मुझे लगता है कि राजकुमारी को विवाह नहीं करना, इसलिए वह इस तरह की शर्त रख रही है। नहीं साधु महाराज, मैंने राजकुमारी के चेहरे को बहुत गौर से देखा है। मुझे उनके चेहरे पर सच्चाई नजर आ रही थी। मुझे पूरा विश्वास है कि इस तरह की नगरी इस संसार में कहीं ना कहीं तो जरूर मौजूद है। धनु की बात सुनकर साधु बहुत गहरी सोच में डूबता हुआ बोले, इस जंगल के अंदर एक मायावी जंगल है। कहते हैं उस जंगल में मायावी पेड़ रहते हैं जो इंसानों की आवाज में बातें करते हैं। तुम्हारी मंजिल उसी तरफ है। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूं, उस मायावी जंगल में आज तक कोई भी गया है, वह जीवित बचकर वापस नहीं आया। बात मेरे आत्मसम्मान की है साधु महाराज, और मैं अपने आत्मसम्मान के लिए बड़े से बड़ा खतरा मोल लेने के लिए तैयार हूँ। अगर मुझे विचित्र जादुई परियों की नगरी का पता उस मायावी जंगल में जाकर पता लगाना है तो मैं अपनी जान हथेली पर लेकर उस मायावी जंगल में जरूर जाऊंगा। इतना बोलकर धनु अपने घोड़े पर बैठकर उस मायावी जंगल की ओर चल दिया। धनु शाम तक अपना घोड़ा दौड़ा रहा। जब उसका घोड़ा थक कर चूर हो गया, धनु ने अपना घोड़ा एक पेड़ के नीचे खड़ा कर दिया। तभी उसकी नजर एक विचित्र पेड़ पर पड़ती है। उसे रहा नहीं गया। वह उसे विचित्र पेड़ के पास जैसे ही पहुंचा तो वैसे ही उसे विचित्र पेड़ से आवाज आती है, हे मूर्ख, तू इस मायावी जंगल में कैसे आ गया? क्या तुझे अपनी जान का जरा भी परवाह नहीं है? धनु ने यह सब देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाता है और पेड़ को सारी बातें विस्तार रूप से बताता है। वह मायावी नगरी खतरों से खाली नहीं है। क्या तब भी उस नगरी परियों की नगरी में जाना चाहते हो, बस उस राजकुमारी से विवाह करने के लिए? बात मेरी मान सम्मान की आ गई है तो अपने मान सम्मान के लिए मैं अपने जीवन का बलिदान दे सकता हूँ। क्या आपको उसे मायावी नगरी के बारे में पता है? अगर आपको पता है तो हमें बताने की कृपया करें। मुझे इसके बारे में ज्यादा नहीं पता है, लेकिन इतना पता है कि यहाँ से दूर पश्चिम दिशा की ओर तुम जाओ। तुम्हारी मंजिल उसी तरफ है, लेकिन यहाँ से सफर तुम्हें पैदल ही तय करनी होगी। यह सुनकर धनु बहुत ही खुश हो जाता है और पेड़ को धन्यवाद करके वह आगे का सफर पैदल ही तय करता है। वह पश्चिम दिशा की ओर तेजी से बढ़ता चला जाता है। जाते जाते काफी समय बीत जाता है और अचानक उसे कुछ अजीब महसूस होता है। घबराते हुए अपने आप से बोला, अरे ये क्या हो रहा है? मैं कैसे जमीन के अंदर जा रहा हूँ? ये कैसे हो सकता है? धनु बाहर निकलने के लिए अपने हाथ और पैर फड़फड़ाने लगा, मगर मानो जैसे कोई शक्ति उसे नीचे की ओर खींच कर ले जा रहा हो। धनु बेहोश हो गया। अगले ही पल जब धनु की आंख खुली तो वह बहुत ही सुंदर राज्य में पहुंच जाता है। उसके सामने एक विशालकाय महल होता है। धनु बिना कुछ सोचे वह महल के अंदर चला जाता है और देखता है वहां पर ढेर सारी परियां रहती हैं। और जैसे ही परियां धनु को देखते हैं वह चौंक जाती हैं। उसमें से एक परी धनु के पास आती है और बोलती है, तुम तो एक मनुष्य हो भला, तुम विचित्र परी नगरी में कैसे आ गए? मुझे केवल इतना याद है कि मैं जमीन के अंदर में बेहोश हो गया था। उसके बाद मेरी आंख यहाँ पर खुली है। तुम जिस जमीन की बात कर रहे हो वह पृथ्वी लोक पे है, परंतु पृथ्वी लोक के नीचे यह मायावी परियों का नगरी है। इस समय तुम परियों की नगरी में हो, जो कि तुम्हारी पृथ्वी के नीचे है, बल्कि यह एक अलग लोक है। इसके बारे में केवल कुछ साधु ही जानते हैं। हमें तुम्हारे आने का बरसों से इंतजार कर रहे थे। मनुष्य तुम ही हो जो हमारी बेटी को शाप से आजादी दिला सकते हो। हमें अपनी पुत्री को देखे हुए बरसों बीत चुके हैं। यह सुनकर धनु बुरी तरह से चौंक पड़ा। तभी धनु की नजर महल में बनी हुई एक बहुत सुंदर मूर्ति पर पड़ी। धनु उस मूर्ति को देखकर पूरी तरह से चौंक पड़ा। अरे ये मूर्ति तो सोमलेखा की है। इतना बोलकर धनु उस मूर्ति की ओर बढ़ गया। धनु ने जैसे ही उस मूर्ति को स्पर्श किया, अचानक वह बेहोश हो गया। अगले पल उसकी आंख राजा सूर्य प्रकाश के महल के बाहर खुली। यह देखकर धनु बुरी तरह से आश्चर्यचकित रह गया। क्या मैंने जो सपना देखा था वो सपना था या वास्तविक था? नहीं नहीं, वो सपना ही नहीं, हकीकत था। मैंने जैसे ही उस मूर्ति को हाथ लगाया, अचानक से मैं बेहोश हो गया। धनु तुरंत महल के अंदर की ओर दौड़ा हुआ चला गया।
धनु राजा सूर्य प्रकाश और उसकी पुत्री राजकुमारी सोमलेखा के सामने खड़ा हुआ। तो तुम वही हो जिसे हमने बेइज्जत करके महल से बाहर निकाला था। लगता है तुम फिर झूठ बोलकर मुझसे विवाह करने के इरादे से आए हो। नहीं राजकुमारी, सोमलेखा, पहली बार में मैंने सच में झूठ बोला था, परंतु इस बार मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ। मैं विचित्र परी नगरी होकर आया हूँ। तो फिर बताओ, मुझे वो कैसी दिखती है? राजकुमारी, सोमलेखा विचित्र परी नगरी की रानी बिल्कुल ही परियों की तरह है, और यह विचित्र नगरी जमीन के अंदर स्थित है, और उसे नगरी में आपकी एक बहुत ही सुंदर प्रतिमा भी है, जो कि आपकी तरह ही है। यह सुनकर राजकुमारी सोमलेखा बुरी तरह से चौंक पड़ी और अपने पिता की ओर देखकर बोली, पिताजी, ये बिल्कुल सही कह रहा है। समय आ गया है पिताजी, मेरा विचित्र परी नगरी जाने का। यह तुम क्या कह रही हो राजकुमारी? पिताजी, जिस सच को आपने वर्षों से मुझसे छुपाया, मैं उस सच को जान गई हूँ। मैं जानती हूँ कि मैं आपकी पुत्री नहीं हूँ, परंतु आप यह नहीं जानते कि मैं वीर गणराज्य की राजकुमारी नहीं, बल्कि विचित्र परी नगरी की राजकुमारी हूँ। राजकुमारी सोमलेखा ने इतना कहा ही था कि तभी वहां पर एक साधु प्रकट हो गया। वह साधु वही था जो धनु से मिला था और जिसने राजा सूर्य प्रकाश को वर्षों पहले राजकुमारी सोमलेखा को भेंट किया था। उस साधु को देखकर राजा सूर्य प्रकाश बुरी तरह से चौंक पड़ा। साधु रहस्यमय अंदाज में राजा सूर्य प्रकाश से बोला, तुम्हारी पुत्री सही कह रही है राजन। जहां तक मैं जानता हूं, राजकुमारी सोमलेखा केवल कुछ महीनों की थी। जब आपने इसे मुझे सौंपा था, मैंने इसकी परवरिश की, यह मेरे सामने बड़ी हुई। फिर यह विचित्र परी नगरी की राजकुमारी कैसे हो सकती है? विचित्र परी नगरी एक बहुत ही सुंदर नगरी है। बहुत ही ज्ञानी साधु उस नगरी में तपस्या करने के लिए जाते हैं। विचित्र परी नगरी पृथ्वी लोक के नीचे है। वर्षों पहले मैं उस विचित्र परी नगरी में एक दिन तपस्या कर रहा था कि तभी परी नगरी की राजकुमारी ने तपस्या भंग कर तो मुझे बुरी तरह से क्रोध आ गया और मैंने उसको श्राप दे दिया। श्राप के लगते ही राजकुमारी सोमलेखा पत्थर की मूर्ति में परिवर्तित हो गई। यह देखकर राजकुमारी की माता फूट फूट कर रोने लगी। मुझे उस पर दया आ गई। तब मैंने उससे कहा कि उसकी पुत्री सोमलेखा मनुष्य के रूप में पृथ्वी लोक पर एक बहुत गरीब परिवार के यहाँ जन्म लेगी। दुर्भाग्यवश जब राजकुमारी सोमलेखा 1 वर्ष की हुई तो इसे जन्म देने वाली स्वर्ग से धार गई। तब मैंने इसे तुम्हें भेंट में दे दिया। जब सोमलेखा 20 वर्ष की हुई तब उसे अपने पुनर्जन्म की सारी बातें याद आ गईं। राजकुमारी सोमलेखा उसी परी नगरी की राजकुमारी है। यह उसका दूसरा जन्म है और यह विचित्र परी नगरी में अपने माता से मिलने तभी जा सकती है जब कोई ऐसा मनुष्य जिसने अपनी आंखों से परी नगरी को देखा हो वह सोमलेखा से विवाह करेगा। ऐसा करते ही सोमलेखा के अंदर विचित्र परी नगरी की जादुई शक्तियां आ जाएंगी और वह आसानी से अपने लोक पर वापस जा सकती है। इतना बोलकर साधु वहां से गायब हो गया। राजा सूर्य प्रकाश ने राजकुमारी चंद्रलेखा का विवाह धूमधाम से धनु के साथ संपन्न कर दिया और रोते हुए अपनी पुत्री सोमलेखा की ओर देखकर बोला, तुम्हें तुम्हारे पुनर्जन्म की बातें याद आ गई हैं राजकुमारी, अब तुम यहाँ से चली जाओगी। नहीं पिताजी, मैं केवल कुछ समय के लिए विचित्र परी नगरी में अपनी माता से मिलने के लिए जाऊंगी। वो काफी वर्ष से मुझे देखने के लिए तरस रही है। उसके बाद मैं पृथ्वी लोक पर ही अपने पति धनु के साथ रहूंगी। इतना बोलकर राजकुमारी सोमलेखा वहां से गायब हो गई और कुछ दिनों बाद वह पृथ्वी लोक पर वापस आ गई और अपने पति धनु के साथ खुशी खुशी रहने लगी।